गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सुनील कुमार मौर्य। जैसा कि हम लोगों को पता था, हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में हमने जैसा कि बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें अंग्रेज़ों की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि ऑपरेशन जीरो हावर शुरू किया गया। इसमें हमने बताया था कि ऑपरेशन जीरो हावर का उद्देश्य क्या था कि भारत के जो प्रमुख बड़े नेता हैं या सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। और उसमें ज़्यादातर नेताओं को आप देखेंगे गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कहाँ पे रखा गया, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हम बताते हैं। इसको देख लीजिए कहाँ पर कौन था। कहाँ पर कौन है उस समय, तो आप देखेंगे पहला वो है बम्बई में बिड़ला हाउस। क्या है? बिड़ला हाउस स्थान है यहाँ पे। बिड़ला हाउस कहाँ पे है? बम्बई में। और यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति थे वो देखते हैं। यहाँ पर प्रमुख थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी और तीसरे प्रमुख नेता महादेव देसाई, और चौथे प्रमुख नेता सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, ठीक है। इसमें देखिए प्रमुख नेताओं में हमने बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उस समय बिड़ला हाउस मुंबई में कौन था? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी जी थी। महादेव देसाई, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई। और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू भी वहीं पर थी। अब अंग्रेज क्या करते हैं, 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को इन चारों को गिरफ्तार करके पूना के इन चारों को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा। पूना के आगा खां पैलेस या महल कह लीजिए, महल में रखा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो उनको कहाँ पे रखा गया था? पूना के आगा खां पैलेस में या पूना के आगा खां महल में। ये भी पूछता है कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया तो उनके साथ कौन कौन था? कस्तूरबा गांधी प्रमुख थी, महादेव देसाई जी थे और सरोजिनी नायडू थी। अब देखते हैं इन लोगों को यहाँ पे रखा गया, आगे की घटना क्या है। पूना के आगा खां पैलेस में ही आप देखेंगे पूना के आगा खां पैलेस में ही कस्तूरबा गांधी
और महादेव देसाई की मृत्यु हुई है। महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है। महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है। अगर देखा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूना के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी, उनकी पत्नी, उनके निजी सचिव महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू, ये सब थे। लेकिन आगा खां पैलेस में ही किसकी मृत्यु हो जाती है? गांधी जी की पत्नी की और उनके निजी सचिव की मृत्यु हो जाती है। तो गांधी जी ने क्या किया, आगे देखते हैं कि 10 फरवरी 1900 गांधी जी ने गांधी जी ने 10 फरवरी 1944 में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यह हुआ कि दुनिया के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, अनेक नेताओं ने गांधी जी के रिहाई की मांग शुरू कर दी कि गांधी जी को रिहा किया जाए। उस पर आप देखेंगे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल उस समय थे, उनका एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है। उन्होंने कहा कि जब हम आज पूरी दुनिया को जीत रहे हैं तो हम इनको कैसे रिहा कर सकते हैं जो कि हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। चर्चिल ने कहा कि आज हम जब पूरी दुनिया को जीत रहे हैं तो हम भारत में गांधी जी को कैसे रिहा कर सकते हैं जो कि हमारा हमेशा से दुश्मन रहा है। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे गांधी जी को जो है रिहा कर दिया जाता है 6 मई 1944 को। 6 मई 1944 को गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीजें थी। पहले तो इन्हीं के बारे में और नेताओं के बारे में इतना नहीं पढ़ना है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो ये चीज़ जानते रहिए। बिरला हाउस मुंबई से, और कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां पैलेस या पूना के महल में रखा गया था। और गांधी जी के साथ कौन कौन था? कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी, इनके निजी सचिव महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू थी। आप देखेंगे अगर ये पूछता है कि आगा खां पैलेस में किसकी मृत्यु हो गई थी, तो कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की। और इसका परिणाम देखेंगे होता यह है कि 10 फरवरी 1944 से 44 में जो है गांधी जी ने क्या किया? आमरण अनशन शुरू कर दिया। और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे दुनिया के अनेक देशों के नेता या राष्ट्राध्यक्षों ने यह मांग कर की कि गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाए। लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय जो चर्चिल थे, उन्होंने कहा कि भाई जब हम पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, जीत रहे हैं, तो हम ऐसे हालत में गांधी को कैसे रिहा कर सकते हैं जो कि हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। लेकिन दबाववश 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण थी। अब आगे देखते हैं दूसरे प्रमुख स्थान को। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर थे? पहले अहमदनगर यहाँ पर किसको रखा गया? प्रमुख नेता जो है, प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पे रखा गया? अहमदनगर में रखा गया। लेकिन बाद में इन्हें
अल्मोड़ा जेल में रखा गया। कहाँ पे? अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा जेल में जो है इनको रखा गया। ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़्यादातर यही रहता है। गांधी जी का प्रमुख जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में थे? अहमदनगर में थे। अहमदनगर किले में थे, एक प्रकार से कह लीजिए। अहमदनगर किला ही था, अहमदनगर किला में थे। लेकिन बाद में क्या किया गया? इनको अल्मोड़ा जेल शिफ्ट कर दिया गया। अब दूसरे प्रमुख नेता देखते हैं कौन थे, उनको कहाँ रखा गया है? राजेंद्र प्रसाद, बांकीपुर पटना जेल, बांकीपुर, ये कहाँ था? पटना, बांकीपुर जेल। यहाँ पर कौन था प्रमुख नेता? प्रमुख नेता जो है राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख नेता जो है इसके राजेंद्र प्रसाद थे। अब आगे देखते हैं, अगला जो है कौन था? बांकुड़ा जेल, बांकुड़ा जेल, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कौन था प्रमुख नेता? अबुल कलाम आजाद। कौन था? अबुल कलाम आजाद जी थे। और आप देखेंगे कि अहमदनगर का जो किला था, अहमदनगर का किला ज्यादातर नेताओं को इसमें रखा गया। ज्यादातर नेताओं को इसी में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन आप देखेंगे, बांकीपुर पटना जेल में किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को। बांकुड़ा जेल पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर जो है अबुल कलाम आजाद जी को। लेकिन अगर मैक्सिमम नेताओं को देखेंगे, जो छोटे छोटे नेता थे और कांग्रेस के या अन्य दलों के, उनको किस में रखा गया? अहमदनगर के किले में रखा गया। अब इसमें देखेंगे आगे, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करके, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करके उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो जाता है। आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। और संपत्ति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया गया। और सरकारी संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया गया। अत्यधिक नुकसान पहुंचाया गया। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि चीज हुआ तो कांग्रेस के ज़्यादातर नेता आप देखेंगे गिरफ्तार कर लिए गए। परिणाम इसका क्या होता है? आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन
बिना नेतृत्व के हो जाता है, नेतृत्व विहीन हो जाता है। और इसका परिणाम यह होता है कि जो सरकारी संपत्तियां थी उसको जो है अत्यधिक नुकसान पहुंचाया गया। अगर ये पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आंदोलन का नेतृत्व इसमें किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया था, गांधी जी ने नहीं किया था। यह आंदोलन नेतृत्व विहीन था, नेतृत्व के अभाव में हुआ था। ये चीज हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने वाले लोग कौन कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने वाले लोग, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये महत्वपूर्ण है। कभी का क्वेश्चन इससे भी पूछता है। तो इसमें तो सबसे पहले यही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन वो है कि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें इस आंदोलन में भाग नहीं लेना है क्योंकि हम अंग्रेजों के भारत में रहते हुए संतुष्ट हैं। दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। या इनकी पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी। ये भी भाग नहीं लिए। ये कहे कि जो है हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तीसरा साम्यवादी दल या आज जैसे कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भाग नहीं लिया। चौथा आप देखेंगे इसमें जो है उदारवादी दल, इसने भी भाग नहीं लिया। और इसमें देखेंगे प्रमुख नेता इसके जो है तेज बहादुर सप्रू थे। इन्होंने भी भाग नहीं लिया। पांचवा जो है अगर आप देखें तो जो है हिंदू महासभा, इसने भाग नहीं लिया। हिंदू महासभा। और छठा देखें अकाली दल, ये भी भाग नहीं लिया, अकाली दल। और सातवां अगर आप देखें तो ईसाई समुदाय ने भी भाग नहीं लिया। ईसाई समुदाय, ये देखिए इसलिए बताया गया कि कभी काल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किन लोगों ने भाग नहीं लिया था। तो इसको आप जानते रहिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मतलब मुस्लिम लीग जिसके प्रमुख जिन्ना साहब थे उन्होंने भाग नहीं लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी भाग नहीं लिए, इनकी पार्टी थी इंडिपेंडेंट पार्टी। साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं भाग लिया। उदारवादी दल जिसके प्रमुख नेता तेज बहादुर सप्रू साहब थे उन्होंने भाग नहीं लिया। हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया। अकाली दल ने भाग नहीं लिया। और जो यहाँ ईसाई समुदाय था उसने भी जो है इस आंदोलन में सहभागिता अपनी सुनिश्चित नहीं की, वो भी इसमें भाग लेने से मना कर दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई जगह पर समानांतर सरकारें बन गई या समानांतर सत्ता स्थापित हो गई कि अलग से उन लोगों ने अपनी एक सत्ता स्थापित कर दी। इसका लाभ उन लोगों ने उठाया कि इस समय अस्त व्यस्त हैं अंग्रेज लोग, एक अपने शासन सत्ता को स्थापित करने का बेहतर मौका है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई जगह पर जो है समानांतर सत्ता या समानांतर सरकार स्थापित हुई थी, उसको भी हम लोग देखते हैं। भारत छोड़ो
आंदोलन के समय समानांतर सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार या सरकारें कर लीजिए कहाँ कहाँ पे अपनी शासन सत्ता या एक समानांतर सरकार जो है चलाने लगे थे। उनमें देखते हैं हम लोग कौन कौन महत्वपूर्ण थे। पहला स्थान है बलिया। बलिया मतलब उत्तर प्रदेश। यहाँ पे पहली महत्वपूर्ण समानांतर सरकार बनी और इसके प्रमुख नेता थे चित्तू पांडे। इस समानांतर सरकार के प्रमुख नेता कौन हैं? चित्तू पांडे। बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय पहली जो समानांतर सरकार स्थापित किसने किया था? चित्तू पांडे ने। कहाँ पे? बलिया में। इसको बल्कि लिख लीजिए इंपॉर्टेंट करके कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्थापित पहली समानांतर सरकार। ठीक है, समानांतर सरकार मतलब पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय पहली समानांतर सरकार कहाँ पे थी? बलिया में थी। चित्तू पांडे ने स्थापित किया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? तामलुक या मिदनापुर। तामलुक या मिदनापुर ये कहाँ पे है? बंगाल में था उस समय। तामलुक या मिदनापुर बंगाल में था और यहाँ पे जो स्थानीय सरकार बनी उसके जो प्रमुख नेता थे वो जो है प्रमुख नेता मातंगनी हजारा प्लस दो लोग थे महत्वपूर्ण, सतीश सावंत। मातंगनी हजारा और कौन कौन? सतीश सावंत थे। यहाँ पर जो है विद्युत वाहिनी सेना का भी गठन किया गया था। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विद्युत वाहिनी सेना का गठन किया गया। ये देखिए महत्वपूर्ण है। ये पूछा भी है कभी का कि विद्युत वाहिनी सेना किससे संबंधित थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन से थी। और कहाँ की जातीय सरकार से संबंधित थी? तामलुक या मिदनापुर के। यहाँ प्रमुख नेता कौन थे? मातंगनी हजारा और सतीश सावंत थे। और आप देखेंगे एक सरकार और बनती है, तीसरा महत्वपूर्ण सतारा में है, सतारा महाराष्ट्र। तीसरा सतारा कहाँ पे? महाराष्ट्र। सतारा महाराष्ट्र में है। और इसके जो नेता है या नेतृत्व जिसका जो था वह दो लोगों के पास था। एक थे नाना पाटिल और दूसरे थे वाई.बी. चौहान। वाई.बी. चौहान। यहाँ पे देखेंगे सतारा या महाराष्ट्र में जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सरकार बनी, समानांतर सरकार बनी या एक समानांतर सत्ता स्थापित हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया? नाना पाटिल ने किया और वाई.बी.
चौहान ने। लेकिन ये चीज़ महत्वपूर्ण यहाँ पे ये हो जाता है कि सबसे अधिक समय तक 1945 तक यहाँ की सरकार ने काम किया था। सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक 1945 तक, सर्वाधिक लंबे समय तक यहाँ की समानांतर सरकार ने काम किया। और जगह की समानांतर सरकारों का जो है एक प्रकार से पतन कर दिया अंग्रेजों ने। लेकिन जो सतारा या महाराष्ट्र की समानांतर सरकार थी, यह कितने समय तक, 1942 से 1945 तक, अर्थात 3 साल तक लगभग सबसे लंबे समय तक इसने कार्य किया था। अगर पूछे पहली समानांतर सरकार कहाँ, बलिया में चित्तूपाणे जी ने स्थापित किया था। लेकिन अगर पूछे सर्वाधिक लंबे समय तक कहाँ की सरकार ने, समानांतर सरकार ने काम किया था, सतारा या महाराष्ट्र की सरकार ने। अब हम लोग देखते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यहाँ की हर गतिविधि का, यहाँ की हर गतिविधि की सूचना देने वाला पत्रकार कौन था। अगर ये पूछता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आया है, कौन था, तो इसको आप लोग जानते रहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहाँ की हर गतिविधियों की सूचना कौन सा पत्रकार दे रहा था, तो वो था लुई फिशर। कौन था? लुई फिशर। और यह जो है न्यूयॉर्क हेराल्ड का पत्रकार था। न्यूयॉर्क हेराल्ड का पत्रकार था, अमेरिका। न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्रकार था अमेरिका का, न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्र था अमेरिका का। वहीं जो है ये पत्रकार था कौन? लुई फिशर। इसके बारे में पूछा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और बच रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कहीं कहीं जो है गुप्त रेडियो भी स्थापित किए गए, जो मतलब इस आंदोलन की गतिविधियों की सूचना लोगों तक प्रसारित करते थे। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।